यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन। और लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क क्या था? 9th क्लास के 2 वीडियोस थे जो आप लोगों को देखने थे, क्योंकि ग्रेजुअली जब हम लोग इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं पूछूंगी भी और आपको उन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा कहाँ? मेरे उन दोनों वीडियोस पर। तो आई थिंक आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। रिप्रोडक्शन जो हमारा टॉपिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग्स होते हैं, आइदर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हम लोग उन लोगों में क्या देखते हैं? उनकी बेबीज को देखते हैं। प्लांट भी है, आम के पेड़ से आम का पौधा निकलता है। जो डॉगी का बेबी होता है, पपी, वो डॉग की तरह होता है, कैट की तरह तो होता नहीं। जो बिल्ली का बेबी होता है वो बिल्ली की तरह होता है, मंकी की तरह तो होता नहीं। इट मीन्स हम लोग अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं? जैसा स्पेसीज होता है वैसे उसका बेबी होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज reproduction. It means process by which a living produce their young ones of their own kind. कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं, इसे ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस में लिया गया है, लाइफ प्रोसेस में रखा गया है। लेकिन हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि वैसे प्रोसेसेस जिसमें अगर वो सारे प्रोसेसेस ना हो तो क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकेगा। बट व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन ना करे, अपने बेबी को प्रोड्यूस ना करे, तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, वो नहीं मरेगा। देन व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन? ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी? चलिए मैं इसके लिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ करीब 1000 शेर रहते हैं और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि शेरों को ये वरदान मिला कि जा बेटा, आज के बाद तुम लोगों में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यानी तुम्हारे में कोई भी बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। धीरे धीरे क्या होगा? जिसमें जीवन है उसे एक दिन मरना ही है, ये सभी को याद रखिए। जो आज जिंदा है वो कल मरेगा ही, या वो पेड़ पौधे हो, या वो एनिमल्स हो, या वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हो, या प्लांट हो, यानी यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, जो भी हो, जिसमें जीवन है उसे मरना ही है। तो भाई ग्रेजुअली जो 1000 शेर रह रहे थे उस जंगल में, धीरे 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 वो मरते जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब उस जंगल में एक भी शेर नहीं बचेगा। अब समझ में आया व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? Reproduction is necessary to make the continuous life of a species, to maintain the continuity of life of a species on the earth. इस धरती पर जो स्पेसीज है उसके लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये भाई था व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। एंड देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग टाइप्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिलहाल अपने 2 वीडियोस में, इस वीडियो में एंड नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी और उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is a type of reproduction in which a single individual produce their young ones. Young ones it means baby. Clear? यानी जैसे हम लोगों के लाइफ में क्या है भाई, आज हम लोग हैं तो हमारे पेरेंट कितने हैं भाई? 2 हैं, मम्मी एंड पापा। हम लोग सभी के भाई पेरेंट, जो भी पेरेंट की जब भी हम लोग बात करते हैं तो मम्मी एंड पापा यानी 2 इंडिविजुअल्स आते हैं। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट होते हैं और वही अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करे, अपने बेबी को प्रोड्यूस करे, उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो आते भी हैं एग्जाम में, आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो बेसिक फीचर्स क्या हैं? नंबर 1, ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स। ये हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया भाई, यदि कोई एक इंडिविजुअल है वही अपनी बेबी को प्रोड्यूस करेगा। जब हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे तो ये हमारा और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड, नो गैमेट फॉर्मेशन। व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज द सेक्सुअल यूनिट। तो जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसमें गैमेट टर्म आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, बट इसमें गैमेट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो गैमेट का डिटेल मैं आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही दूंगी। थर्ड, जेनेटिकली आइडेंटिकल बेबी। अब चूंकि आप लोगों ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है तो आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों की बॉडी में जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है वो कौन करता है? वो करता है जीन, जो डीएनए के अंदर रहता है। ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और कैसे करता है? बाय सिंथेसाइजिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ये भी आप लोग अब जान चुके होंगे। चूंकि एक सिंगल इंडिविजुअल ही अपने बेबी को प्रोड्यूस कर रहा है तो भाई जैसे उसके पेरेंट का डीएनए पेरेंटल डीएनए जैसा है और बिल्कुल वही पेरेंटल डीएनए की एक कॉपी, ये कॉपी के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे की वीडियोस में बताने वाली हूँ डिटेल में। तो ये पेरेंटल डीएनए का इसी का फोटो कॉपी, जस्ट लाइक जीरोक्स कॉपी। एक्चुअली ये जीरोक्स होती नहीं है, आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा तो ये सारा टर्म क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट लाइक ये जीरोक्स कॉपी की तरह मान लिया कि भाई ये इसके पेरेंट का डीएनए है और इससे एक और डीएनए बना, यानी कि 2 डीएनए हो गए। एक चला गया बेबी के पास, एक रह गया पेरेंटल बॉडी में। क्योंकि डीएनए हमारा सेम है तो जीन भी सेम है और इसीलिए बेबी अपने पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। किस रिप्रोडक्शन में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ क्विक मेथड। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समय थोड़ा कम लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वैरायटी ऑफ मेथड्स के द्वारा होते हैं। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट है फीजन। फीजन इट मीन्स टू ब्रेक, टूटना। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट अपने बेबीज के फॉर्म में टूट जाते हैं, यानी एक सिंगल पेरेंट का जो बॉडी होता है वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है और हर एक टुकड़ा बेबीज के फॉर्म में डेवलप कर जाता है। ये 2 प्रकार का आप लोगों को पढ़ना है। नंबर 1 है बाइनरी फीजन। बाइनरी, बाई मीन्स टू एंड फीजन मीन्स टूटना। बाइनरी फीजन में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल 2 बेबीज में, बाई मीन्स 2 मैंने बताया और फीजन मीन्स टूटना, तो एक सिंगल इंडिविजुअल अपने बेबी यानी उससे 2 बेबी बनता है और ये जनरली होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे 1 वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और इसका एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है और इसमें देखिए क्या होता है ग्रेजुअली कि धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होता है और इलोंगेट हो करके ये टूट जाता है 2 न्यूक्लियस में। एंड ये जो न्यूक्लियस टूटता है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। ये सारे टर्म आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये 2 न्यूक्लियस तो हमारा बन गया, ये साइटोप्लाज्म है, ये भी टूटना शुरू होता है। साथ में साइटोप्लाज्म के साथ इसके जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो दोनों में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से 1 से 2 अमीबा बन जाता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है दिस टर्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस और इस तरह से 1 अमीबा से 2 अमीबा बनता है एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फीजन। चलिए हम लोग इसे एक वीडियो के द्वारा भी समझते हैं।
चलिए, इस वीडियो में मैंने ये एक अमीबा को शो किया है। इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। देखिए, व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which fully grown parental cell is split into two halves producing two new daughter cell। और किस तरह से ये अमीबा, ये बीच में जो स्फेयर आपको दिख रहा है रेड कलर का, वो उसका न्यूक्लियस है। देखिए किस तरह से ये न्यूक्लियस बीच से टूट रहा है। दिस इज कैरियोकाइनेसिस। और देखिए, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो चुका है, तब ये साइटोप्लाज्म में टूट रहा है। दिस इज साइटोकाइनेसिस। और किस तरह से ये एक सेल जो अमीबा का था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये दो डॉटर सेल में बन गया। बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो ये तो अमीबा में हम लोगों ने पढ़ा, बट ये बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये बाइनरी फिजन के प्रोसेस होते हैं, जैसे लेशमेनिया, पैरामीशियम, इन सब में भी होता है बाइनरी फिजन। तो ये इस डायग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा, लेशमेनिया एंड पैरामीशियम। क्लियर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और वन वर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड लेशमेनिया, बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। तो इस डायग्राम के द्वारा आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। अमीबा का चूँकि शेप कोई फिक्स नहीं होता, ये इर्रेगुलर शेप का होता है, तो इसमें जो बाइनरी फिजन होते हैं वो किसी भी प्लेन के द्वारा हो सकते हैं, किधर से भी, किसी भी एंगल के द्वारा हो सकते हैं, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। बट लेशमेनिया के केस में, लेशमेनिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है और ये एक पैथोजेन भी है। इससे एक बीमारी होती है ह्यूमन बींग्स में जिसका नाम है काला जार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन और मैंने नोट्स में मेंशन कर रखा है सब कुछ। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम होता है काला जार। ये देखिए, ये लेशमेनिया का शेप है जिसके एक एंड पर सीलिया मौजूद है। तो इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनली एट अ प्लेन ऑफ सीलिया, यानी इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। देखिए किस तरह से ये बाइनरी फिजन हो रहा है और कैसे लॉन्गिट्यूडनली ये एक लेशमेनिया दो लेशमेनिया में डिवाइड हो रहा है। तो अमीबा में किसी भी प्लेन के द्वारा बाइनरी फिजन हो सकता है, बट लेशमेनिया में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है और एक जिस एंड से होता है, किस एंड से होता है, जहाँ पर उसका सीलिया मौजूद है। थर्ड वाले डायग्राम में ये शो किया गया है पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और देखिए इसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो होता है ट्रांसवर्सल। लेशमेनिया में लॉन्गिट्यूडनल था यानी वर्टिकल डायरेक्शन में था, इसमें ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन होता है। तो बाइनरी फिजन तो भाई तीनों में हो रहे हैं, बट प्लेन ऑफ बाइनरी फिजन तीनों में अलग है। यही डिफरेंस होता है इन तीनों के बीच में। फिजन में फर्स्ट था बाइनरी फिजन एंड सेकंड है हमारा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में जहाँ एक इंडिविजुअल दो बेबी या दो डॉटर सेल को बनाते थे, उसी तरह से मल्टीपल फिजन में, मल्टीपल इट मीन्स मेनी, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक पेरेंटल सेल मेनी बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या मेनी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ ये प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है। प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट्स है और ये एक पैथोजेन है जिसके कारण मलेरिया की बीमारी ह्यूमन बींग्स में होती है। क्लियर, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा है। और होता क्या है, ये जो है दिस इज़ द सेल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को जब अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें वो जिंदा नहीं रह सकता है, ये होता है बहुत ही चालाक। ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना लेता है, जिससे इस प्रोटेक्टिव लेयरिंग को हम लोग कहते हैं सिस्ट। तो ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये डैमेज ना हो सके। और इसके अंदर क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द सेल ऑफ प्लाज्मोडियम। और ये जो बाहर की कवरिंग है इसे हम लोगों ने सिस्ट कहा। अब क्या होता है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन सिस्ट के अंदर ये क्या करता है कि डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये डिवीज़न करता है और मेनी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर लेता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीपल फिजन।
और जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है, इसका जो सिस्ट है वो रप्चर कर जाता है, वो टूट जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, और जितने भी डाउटर सेल्स होते हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं और हर एक डाउटर सेल एक प्लाज्मोडियम का काम करने लगता है। तो इसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन के बाद सेकेंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग। बडिंग इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बड? द मीनिंग ऑफ बड इज कली, यानी फूल की कली। तो बिल्कुल कली के समान कोई एक पेरेंट बॉडी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें भाई सिंगल इंडिविजुअल ही होते हैं। तो पेरेंट की बॉडी से एक बड निकलता है और ये बड जैसे ही डिटैच हो जाता है, जैसे ही इससे टूट जाता है, तो वो एक न्यू इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो जाता है। इट मीन्स इट इज डाउटर इंडिविजुअल, या भाई डाउटर ही कहा जाता है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मेल एंड फीमेल होते हैं, यानी सन और डाउटर होते होंगे। अब साइंटिस्ट लोगों ने इसमें बेबी का जो नाम है उसे डाउटर के नाम से कहा है, तो हम लोग भी डाउटर ही बोलते हैं। क्लियर? तो इसका जो बेबी होता है, होता क्या है? बडिंग एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट की बॉडी से एक बड एराइज होता है, और जब ये बड इससे टूट के अलग हो जाता है तो ये उसके बेबी के फॉर्म में ग्रो करना शुरू कर देता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। तो चलिए आइए वीडियो के द्वारा हम लोग इसे समझते हैं। बडिंग का जो प्रोसेस होता है उसका दो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक है मल्टी सेलुलर हाइड्रा और दूसरा है यूनिसेलुलर ईस्ट। ठीक है, तो पहला वीडियो मैं जो दिखा रही हूँ वो है बडिंग इन मल्टी सेलुलर हाइड्रा। चलिए, ये हाइड्रा है, ये इसके टेंटिकल्स हैं। क्लियर? और ये एक्वाटिक एनिमल होता है ये हाइड्रा, ये मल्टी सेलुलर एनिमल होता है हाइड्रा। देखिए ये इसका टेंटिकल्स है। ठीक है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है। ये इसका माउथ है और इसकी बॉडी का यही स्ट्रक्चर होता है। देखिए किस तरह से बड धीरे धीरे बड इसकी बॉडी से एराइज हुआ और फिर धीरे धीरे ये बड इस बड में ग्रोथ होना शुरू होगा। देखिए ये बड एराइज हुआ। क्लियर? और धीरे धीरे इसमें वो सारे स्ट्रक्चर डेवलप होंगे जो इसके पेरेंटल बॉडी में थे, यानी जो इस पेरेंट हाइड्रा में थे। देखिए वही टेंटिकल्स का ग्रोथ हुआ और उसका माउथ है, और धीरे धीरे ये बड हुआ, ये पेरेंटल बॉडी हुआ। ठीक है, और जैसे ही ये डिटैच होता है इट एक्ट एज अ बेबी हाइड्रा। सेकंड एग्जांपल मैं दे रही हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे बडिंग के प्रोसेस होते हैं। ये ईस्ट है, ये ईस्ट का एक सेल है। और व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ डाउटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन द बड एराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। और जैसे वो डिटैच होता है वो इंडिविजुअल में डेवलप कर जाता है। देखिए कैसे यहाँ पर ईस्ट का बड डेवलप हुआ। ये ईस्ट में मौजूद इसका न्यूक्लियस है क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाता है दो। जितने भी बड होते हैं 1 2 3 4 बहुत सारे बड हो सकते हैं ईस्ट में, फिलहाल इसमें एक ही दिखाया गया है। तो किस तरह से ये एक न्यू ईस्ट डेवलप हुआ एंड आफ्टर डिटैचमेंट ये न्यू डाउटर ईस्ट है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल है आफ्टर रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज द पेरेंटल सेल। और इस तरह से बडिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, और ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये होता है फंगी में। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि बारिश के दिनों में जो फूड आइटम्स हैं, ब्रेड हमारे घर में रखे हुए होते हैं, पिकल्स रखे हुए होते हैं, उसमें क्या होता है फंगस लग जाते हैं। कुछ ब्लैक कलर के, कुछ ब्राउन कलर के, उसमें फंगस लग जाते हैं। इस तरह से ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाते हैं, और जब उसे हम लोग टच करते हैं तो हमारे हाथ में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स की तरह सट जाते हैं। वही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं स्पोर। एक्चुअली होता क्या है, जो फंगी का बॉडी है वो बना हुआ रहता है धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर का, जिसे हम लोग कहते हैं हाइफी।
जब इसमें इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जब अप्रोप्रिएट मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर मिलता है, जैसे बरसात के दिनों में होता है, उस समय क्या होता है, इस हाइफी से एक खास तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। इसे हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होते हैं मिलियंस ऑफ डस्ट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज स्पोर। और फिर जब ये स्पोरेंजियम फट जाता है तो ये स्पोर निकल जाते हैं बाहर और ये जाके जर्मिनेट कर जाते हैं और नए नए फंगी बनाते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो होता है राइजोपस, म्यूकर, ये सारे इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जो हम लोग घर में देखते हैं। तो आखिर स्पोर क्या है? स्पोर भी तो एक पार्टिकल्स हुआ जिससे कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी होता है जिससे रिप्रोडक्शन होता है। चलिए आइए हम लोग इसे भी वीडियो के द्वारा अच्छे से समझते हैं। देखिए ये है ब्रेड और ब्रेड के ऊपर फंगस का ग्रोथ होगा। ये मैं डिटेल में दिखा रही हूँ आप लोगों को। दिस आर स्पोरेंजियम, क्लियर, ये सारे स्पोरेंजियम हैं। और ये फंगी का ये हाइफी है, ये सारे स्पोरेंजियम हैं, क्लियर। इस स्पोरेंजियम के अंदर मिलियंस एंड बिलियंस डस्ट लाइक पार्टिकल्स जिसे स्पोर्स कहा गया है वो मौजूद है। और ये सारे के सारे ये इसके न्यूक्लियस हैं। देखिए कैसे स्पोरेंजियम का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पर, क्लियर। ये स्पोरेंजियम का ग्रोथ होता है और इस तरह से जब पूरी फुल्ली ये ओवरलोडेड हो जाते हैं स्पोर्स के द्वारा, तब क्या होता है कि स्पोर्स इस स्पोरेंजियम के अंदर से बाहर निकलता है। देखिए किस तरह से स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स का ग्रोथ हो रहा है और ये सारे के सारे स्पोर्स बाहर की ओर निकल रहे हैं। बाहर की ओर निकलने के बाद ये जर्मिनेट हो जाते हैं न्यू फंगी में। अब चूंकि स्पोर फॉर्मेशन अब आप लोग समझ चुके हैं, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर के द्वारा यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके 3 फायदे होते हैं। चूँकि स्पोर जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोटेक्टिव मैनर में मौजूद है। इट बिहेव जस्ट लाइक अ सिस्ट। ये प्रोटेक्टिव अपने घर के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, ठीक है, तो उस समय ये स्पोर्स मरते नहीं हैं, अपने आप को सुरक्षित स्पोरेंजियम के अंदर बचाकर रख सकते हैं। दूसरा क्या यूज़ है, स्पोर्स आर लाइट। ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं जिसके कारण से स्पोर यहाँ से निकल करके काफ़ी दूर दूर तक उड़ करके जा सकते हैं और जिसके कारण ओवर क्राउडिंग का जो समस्या होता है किसी भी सीड के अंदर, वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पाती है और बहुत दूर दूर तक जा कर के ये अच्छे से जर्मिनेट कर जाते हैं, क्लियर। और थर्ड इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका एडवांटेजेस है कि एट ए टाइम मेनी स्पोर्स कांट डेवलप, यानी मेनी एक ही जगह पर एक ही समय में मेनी स्पोर्स डेवलप नहीं करते हैं। तो ये 3 फायदे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन से। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 और बचे हुए हैं, मैं इन दोनों को साथ साथ कराऊंगी। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई दोनों तो एक ही चीज़ है, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आप लोगों को बताऊंगी। रीजनरेशन सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका डायग्राम के द्वारा मैं इसे समझाऊंगी, फिर मैं पिक्चर्स के द्वारा आप लोगों का क्लियर करूंगी। तो रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये होता है प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया का एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ और एक डायग्राम फिर आप लोगों को नोट्स में भी मिलेगा। एक्चुअली रीजनरेशन में होता क्या है, ये प्लेनेरिया 2, 3, 4 कितने भी टुकड़े में डिवाइड कर जाता है। तो चलिए मैंने इजी कॉन्सेप्ट के लिए सिर्फ 2 ही टुकड़े में इसे डिवाइड किया है, ठीक है। और फिर होता क्या है कि इसके बॉडी का जो लास्ट पार्ट है, यानी जो ये है प्लेनेरिया नंबर 1 का फ्रैगमेंट एंड प्लेनेरिया का सेकंड फ्रैगमेंट,
तो जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है इसका लोअर पार्ट नहीं है, जो सेकंड फ्रैगमेंट है इसका अपर पार्ट नहीं है। तो जिसका लोअर पार्ट नहीं है उसमें इसका लोअर पार्ट डेवलप हो जाता है, और जिसका अपर पार्ट नहीं है उसमें इसका अपर पार्ट डेवलप हो जाता है। और इस तरह से एक प्लेन एरिया से दो, यदि ये 3 टुकड़े में डिवाइड हुआ तो 3, इस तरह से ये जर्मिनेट करता है। इसे कहते हैं रीजनरेशन। जनरली ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। देन व्हाई नॉट इन कॉम्प्लेक्स? हम लोगों में क्यों नहीं हो जाता? अगर ऐसा होता तो भाई हमारी उंगली कट जाती और एक उंगली के टुकड़े से पूरे के पूरे हम लोग स्वयं बन जाते। इसलिए नहीं होता है, ये भी क्वेश्चंस है और मैंने इसका आंसर अपने नोट्स में डाल भी दिया है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मीन्स कि सेल लेवल भी होते हैं, टिश्यू लेवल भी होते हैं, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी में। और यदि लेट अस सपोज, अगर या मान लिया कि मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात करूं कि भाई ये किसी इंसान की उंगली है, ये काट दी गई, ठीक है। अब बताइए एक छोटे से टुकड़े में कितने तरह के टिश्यू हैं। इसमें इसका स्किन है, ये नेल है, और सबकी क्वालिटी बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके अंदर मसल्स है, और क्या है भाई, इसके अंदर बोन है, और क्या है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं। देखिए कितनी, अब ब्लड वेसल्स भी भाई आर्टरी एंड वेन्स हैं, ये सारे कुछ हैं। इसके अंदर नर्व्स है। अब आप लोग इन सारे टर्म को डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बताइए एक छोटे से पार्ट में, मैंने तो ये एक बेसिक बताया, इसके अलावा भी काफ़ी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसके अंदर। तो क्या एक सेल के लिए पॉसिबल है कि वो इतने सारे वैरायटी ऑफ सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सके? नहीं। बट प्लेनेरिया में या वैसे लिविंग्स जिसमें रीजनरेशंस होता है उनमें इतना हाई डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होता है। हाँ, वो मल्टी सेलुलर होते हैं ज़रूर, बट उसमें इतनी वैरायटी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती है, और इस वजह से उसमें रीजनरेशन होता है। क्लियर? तो अब आप लोगों का ये क्लियर हो गया कि क्यों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में या हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन नहीं होता है। सिंपल ऑर्गेनाइज्ड एनिमल्स में ही ये रीजनरेशन होता है। हाँ, कुछ ऐसे लिविंग्स हैं जिनमें रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। जैसे यदि हम लोग लिजार्ड की बात करें, छिपकली जो हमारे घरों में पाई जाती है, यदि इसका पूंछ कट जाता है तो उसका पूंछ फिर से रीजनरेट होता है। तो ये एक गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है फॉर द टेल ऑफ लिजार्ड, बट उससे पूरा का पूरा लिजार्ड नहीं बन जाता। हाँ, उसके टेल का लॉस्ट पार्ट ग्रो जरूर कर जाता है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है रीजनरेटिव ऑर्गेनिज्म की, कि उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं या जो रीजनरेटिव सेल्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिससे कि उनका लॉस्ट पार्ट ग्रो कर जाता है। ये होती है रीजनरेशन। क्लियर? अब हम लोग चलिए फ्रैगमेंटेशन भी पढ़ते हैं। फ्रैगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा इज अ काइंड ऑफ एल्गी, और इसका डिटेल स्ट्रक्चर अभी हम लोग अपने लैपटॉप पे डायग्राम में भी देखेंगे। इसका जो एक इसमें सिंपल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार का। क्लियर? इसमें बिल्कुल बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और जस्ट लाइक जस्ट लाइक रीजनरेशन, ये डिफरेंट टुकड़े में टूट जाता है, फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, और हर एक फ्रैगमेंट अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न है कि आखिर रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन, भाई दोनों में तो वो टुकड़े में टूटा और दोनों में उसके टुकड़े ने एक न्यू इंडिविजुअल को बना दिया, तो क्या अंतर हुआ दोनों में? दोनों तो सेम चीज होना चाहिए ना। अंतर है। रीजनरेशन के लिए एक स्पेशल तरह का सेल्स होना चाहिए, यानी उस सेल में वो क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि रीजनरेशन हो। फ्रैगमेंटेशन में ऐसा कोई स्पेशल सेल नहीं है, क्योंकि रीजनरेशन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्सर देन
फ्रैगमेंटेशन जिनमें होता है, यानी कि यदि हम लोग प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं और स्पाइरोगाइरा की बात कर रहे हैं, तो स्पाइरोगाइरा का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपलर है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट विथ रिस्पेक्ट टू स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये अंतर होता है रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में, कि रीजनरेशन में एक रीजनरेटिव सेल्स का होना जरूरी है, एक स्पेशल तरह के सेल्स का होना जरूरी है, यानी कि उस सेल्स में वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को बना सके, वो डिफरेंट तरह के सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो सके। बट फ्रैगमेंटेशन में ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, यानी जो दूसरा डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि रीजनरेशन के प्रोसेस के द्वारा पूरा एक इंडिविजुअल का बर्थ भी हो सकता है, या सिंपली किसी बॉडी का एक पार्ट का भी ग्रोथ हो सकता है, जैसे हम लोगों ने लिजार्ड में उसके टेल के बारे में पढ़ा। बट फ्रैगमेंटेशन में सिंपल क्या होता है, पूरा का पूरा इंडिविजुअल ही बनता है। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्योर एसेक्सुअल फॉर्म का मेथड है ये फ्रैगमेंटेशन। बट रीजनरेशन एसेक्सुअल मेथड भी है, साथ में ये किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने की एक कैपेसिटी भी है। तो ये अंतर होता है रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन में। और अब मैं डायग्राम के द्वारा आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। चलिए, पिक्चर के द्वारा मैं पिक्चर इसलिए शो करती हूँ कि भाई आप लोगों के दिमाग में वो पिक्चर आ जाए और कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ प्लेनेरिया, एक्चुअली दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये है प्लेनेरिया, देखिए ये आई स्पॉट है और ये प्लेनेरिया की पूरी बॉडी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पिक्चर पे जाते हैं अपने। ये जो प्रोसेस है, दिस इज़ द डायग्राम दैट हाउ प्लेनेरिया रीजनरेट। ये है पेरेंटल प्लेनेरिया और ये देखिए इसमें इसने 1 2 3 तीन टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया है और ये तीनों जो इसके फ्रैगमेंट्स हैं उनमें इसका लॉस्ट बॉडी पार्ट रीजनरेट हो गया और जिसके द्वारा एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गया एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग आते हैं। ये स्पाइरोगाइरा है, दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा एल्गी होता है, ग्रीन कलर का, पानी में पाया जाता है और इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर बारीकी से हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए किस तरह से जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है, यानी कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का ये नहीं बना होता है, सभी में सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है। और देखिए किस तरह से ये फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये सेप्टम है जिसके द्वारा इसके डिफरेंट पार्ट्स डिवाइडेड रहते हैं और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस वजह से ये दिखने में स्पाइरल टाइप लगता है। और ये देखिए कैसे ये 2 फ्रैगमेंट्स में टूट गया और इसके फ्रैगमेंट्स अलग अलग इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का ही एक दूसरा वैरायटी पढ़ाऊंगी और तब तक के लिए नोट्स मैंने अभी इस वीडियो में नहीं डाले हैं। लास्ट वीडियो में तो मैंने आप लोगों को होमवर्क ही दिया था, नोट्स आपको वीडियो नंबर 3 में मिल जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।